बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा भी था, तो कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये हल्का सा ग्रीनिश कलर में आपको जो मैप नजर आ रहा है, ये आज का हमारे पास बर्मा है, म्यांमार है। इस मैप को जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इसका मैप क्लियर हो जाए। इसके आप देखिए, म्यांमार की वेस्टर्न साइड पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, ये सारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल यहाँ लगता है। फिर यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश भी लगता है थोड़ा सा। उसके बाद ये इंडिया भी अपना बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। अगर यहाँ देखिए नॉर्दर्न साइड में ये सारा चाइना है, ईस्टर्न साइड में भी थोड़ा सा चाइना है, नीचे लाओस है और उसके बाद थाईलैंड है। तो आसियान कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, उनमें से एक मुल्क हमारे पास ये म्यांमार है, बर्मा है। इसे कहा जाता है जी द लैंड ऑफ गोल्डन पगूडास। याद रखिएगा, ये सवाल बना है पेपर में। लैंड ऑफ गोल्डन पगूडा हम किसे कहते हैं? पगूडा कहते हैं बेसिकली ये जो आपके बुद्ध मत हैं, जो ये जर्द रंग के कपड़े पहन के फिरते हैं, तो उनकी जो आप कहते हैं बुद्धों की जो आप ये देखें कि जो इबादत गाह है, उसे आप पगूडा कहेंगे। गोल्डन कलर की बनी होती है, गोल्डन कलर के ये कपड़े पहनते हैं। तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसीलिए लैंड ऑफ गोल्डन पगूडास इसे कहा गया है। पुराना नाम इसका बर्मा था बेटा, ये भी सवाल बना है। कौन से साल में इसका नाम तब्दील किया गया? 1989 में इसका नाम तब्दील करके बर्मा से म्यांमार किया गया है। कैपिटल बेटा इसका आजकल जो है वो निपियादो है। निपियादो इज कैपिटल ऑफ बर्मा, पूछ लेता है अक्सर पेपर में। और करेंसी जो है इसकी वो क्यात है। क्यात, क्यात का लिखेगा वो, या म्यांमार क्यात या सिर्फ क्यात। करेंसी है किसकी? म्यांमार की। ये आपने याद रखना है। अब ये देखें, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है। इंडिया के साथ आपको पता है मजीद आगे जाएंगे वेस्टर्न साइड पे तो पाकिस्तान है। तो म्यांमार जो है, जो बर्मा है, ये कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों की जब हुकूमत थी हिंदुस्तान पे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1937 में म्यांमार को हिंदुस्तान से अलग करके एक मुल्क को डिक्लेयर कर दिया। मतलब हिंदुस्तान से इसे अलग करके सेपरेट एक मुल्क का दर्जा दे दिया गया म्यांमार को। कब? 1937 की बात है। सवाल बनता है पेपर में कि म्यांमार को सेपरेट किया गया इंडिया से कौन से साल में? 1937 का साल था जब इसे सेपरेट किया गया। आपको पता है बहादुर शाह जफर साहब के हवाले से ये भी रंगून में दफना, रंगून इन्हीं का शहर है, म्यांमार का शहर है रंगून, ये इसका पुराना कैपिटल भी था। तो बहादुर शाह जफर साहब जो है 1862 में यही रंगून में कैद थे और यहीं पे मरे थे। आपको पता है कि ये मुगल जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, जंग आजादी में जब ये नाकाम हुए तो इसे के ऊपर केस चलाया और इसे सजाए मौत दी गई, तो उसे कैद किया गया था म्यांमार में, रंगून में कैद किया गया था, जहां पे इसने वो गजल भी लिखी थी कि कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन ना मिली कोई यार में। मतलब दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली कोई यार में, मतलब दिल्ली में वो दफन भी नहीं हो सका, तो अपने जो उसकी सरजमीन थी उससे बहुत दूरी से यहाँ पे दफन किया गया था म्यांमार में। 1862 में ये इसने वफात पाई थी। 87 साल का ये बुजुर्ग था, यहीं पे ये मरा था। अब यहाँ पे गल्फ है जी, गल्फ ऑफ मर्तबान। गल्फ ऑफ मर्तबान, ये देखें, ये जो आपके पास बन रही है, ये सारी हमारे पास क्या है? गल्फ ऑफ मर्तबान है। गल्फ क्या होती है? पानी की ऐसी शेप होती है जिसके 3 साइड में खुश्की होती है। इधर भी खुश्की है, लैंड है, इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है। तो 3 साइड पे लैंड हो, एक साइड पे पानी हो, वो क्या बनती है? हमारे पास गल्फ बनती है। आपको पता दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, हमने नॉर्थ अमेरिका में देखी थी। तो ये जो गल्फ है यहाँ पे बनती है। अंडमान सी भी लगता है यहाँ पे करीब में, या इसे आप कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल, या फिर जो है ना आप इसे कह सकते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर क्या है, म्यांमार में हमारे पास गल्फ ऑफ मर्तबान है। इसके बारे में भी सवाल बन सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहीं पे एक सूबा है इसका, जिसका नाम है हमारे पास रखाइन। रखाइन का प्रोविंस, रखाइन पढ़ेंगे इसे। रखाइन प्रोविंस बहुत बड़ी तादाद में क्या यहाँ पे मुसलमान है, मुसलमानों की मेजॉरिटी अभी ने मारा जा रहा है। आपको पता है कि आपने रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुना होगा। रोहिंग्या के मुसलमान यहीं पे रखाइन के सूबे में हैं, जहां पे वक्त के साथ साथ यहाँ पे क्या उन्हें मारा जाता है, उनकी नेशनलिटी खत्म कर दी गई है। कहा जाता है कि उस सूबे के अंदर तेल और गैस बड़ी तादाद में है और मुसलमान ज्यादा हैं, और वो आज़ादी की तहरीक चलाते रहते हैं कि जी हमने म्यांमार से अलग होना है, इसीलिए उन्हें मारा जाता है। उनकी बहुत बुरी हालत है,
उन्हें जो है जो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इसी तरह से जो है ना उन्हें घरों से निकाल दिया गया, उनसे जमीन छीन ली गई। अब वो ज्यादातर लोग यहाँ पे कश्तियों में गुजारते हैं अपना जो ज्यादा वक्त है ना, या कश्तियों में डूब जाते हैं, कश्तियों में वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह से ये इनके हालात हैं। फिर जब म्यांमार की आर्मी मारती है तो वो भाग के या तो बांग्लादेश निकल जाते हैं या फिर इंडिया पहुंच जाते हैं। इस तरह से यहाँ रखाइन का सूबा है और रोहिंग्या के मुसलमान हैं। अगर हम थोड़ा सा इसे हिस्टोरिकली देखें तो जब ये पाकिस्तान बन रहा था, ये बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान था ना, ईस्ट पाकिस्तान, ये इंडिया था। जब तकसीम हो रहा था तो ये जो रखाइन के लोग थे, रोहिंग्या के जो मुसलमान थे, इन्होंने जिन्ना साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हम भी आपके साथ पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमें एक्सेप्ट कर ले, बांग्लादेश के साथ जोड़ दें, यहाँ तक का दावा कर दें। लेकिन जिन्ना साहब उस वक्त मसरूफ थे, जिन्ना साहब सोच रहे थे पता नहीं हमें ये भी मिलता है कि नहीं मिलता, तो जिन्ना साहब ने इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी यही लोग जो थे, इन्होंने जापान को इन्वाइट किया था कि वो इधर आके अंग्रेजों पे हमला करें। तो यहाँ के लोगों ने हमेशा बगावत की, पहले अंग्रेजों के खिलाफ, अब यहाँ जो आर्मी का, अच्छा इसमें मार्शल लगा हुआ है सर। यहाँ जो है ना इनकी जो फेमस पर्सनैलिटी है वो पता है आपको, आंग सांग सू की है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सूकी साहिबा जो है ना जिस वक्त उन्हें करप्शन के केस में जो है ना सजा हुई है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है, तो यहाँ पे आर्मी का कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। तो आंग सांग सू की के बारे में सवाल बनता है कि ये कहाँ की लीडर है जी, तो ये म्यांमार की लीडर है, फार्मर जो है वहाँ की, ये क्या रही है 2016 से 2021 तक स्टेट काउंसलर रही है। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको स्टेट काउंसलर कहते हैं। तो ये रही है 2021 में, ये इसे उतार दिया गया और दोबारा से मार्शल लगा के भी फिर आर्मी का कंट्रोल है वहां पे। तो हाउस अरेस्ट रही है 1990 से लेकर 2010 तक। 2010 के बाद इसने फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू की। तो नोबेल पीस प्राइज इसे मिला हुआ है 1991 में। 1991 के अंदर इसे पूछता है सवाल के कब नोबेल पीस प्राइज मिला है आंग सांग सू की को, 1991 में मिला। इसकी बुक्स मशहूर है बेटा, दो किताबों के बारे में पूछता है अक्सर, फ्रीडम फ्रॉम द फेयर एंड वॉइस ऑफ होप। याद रखिएगा कि फ्रीडम फ्रॉम द फेयर इसकी किताब पूछता है किसने लिखी, आंग सांग सू की ने लिखी। दूसरा वॉइस ऑफ होप, उम्मीद की आवाज। तो ये दो किताबें हैं इसने लिखी हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की औरत है। उसके बाद अभी इन्हें करप्शन के अंदर 7 साल की से सजा दी गई है और ये हाउस अरेस्ट है। तो ये म्यांमार के हवाले से टोटल क्वेश्चन है जो कमीशन पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मैं क्लियर कर पाया हूँगा। इस तरह से हमारे लेक्चर अगर आपकी हेल्प कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ अपनी जिम्मेदारी समझ के जरूर से शेयर किया करें। हो सकते हैं आपके शेयर करने से किसी को फायदा हो जाए तो उसका सवाब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज।